हेलो बच्चों। सेल्फ इंडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने सेल्फ इंडक्टेंस पता लगाना सीख लिया था। उसका सेकंड पार्ट होता है अब, जिसमें हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पता लगानी होती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कैसे पता लगाई जाती है और उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखेंगे यहाँ पर। induced EMF and induced current in self induction। तो सबसे पहले स्टेप में आपको कॉइल में करंट चेक करनी चाहिए। अब आप इस करंट में चेंज देखेंगे। अगर करंट कांस्टेंट होती है तो उसमें कोई सेल्फ इंडक्टेंस होगा ही नहीं। तो सारी की सारी थ्योरी फेल हो जाएगी। करंट कांस्टेंट डीसी करंट में होती है। डीसी करंट का मतलब जब सोर्स में बैटरी लगी हो तब। इसका मतलब सेल्फ इंडक्शन तभी इफेक्टिव होगा जब करंट चेंज हो, यानी कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट हो। डीसी करंट के केस में जब आप स्विच को ऑन करते हैं या फिर ऑफ करते हैं, केवल तभी सेल्फ इंडक्टेंस आपको मिलेगा। लेकिन अगर करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जो कि एसी में तो होगा ही, तो इसमें आपको सेल्फ इंडक्शन लगातार मिलता जाएगा। तो आपने करंट में चेक किया कि चेंज है कि नहीं है, कांस्टेंट है तो सब खत्म है। फिर आप स्विच ऑन या ऑफ पे पता लगाएं। स्टेप नंबर 3 में आप देखेंगे कि अगर मेन करंट बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। और अगर मेन करंट डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में आएगी। तो ये बात तो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को लेकर तय हो गई है। जैसे हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वाला सर्किट लेते हैं, जिसमें हमने बैटरी लगाई है।
तो देखिए यहाँ पर ये बैटरी लगाई हुई है। पहले केस में आपको स्विच दिख रहा है, यहाँ पर स्विच ओपन है, इसका मतलब इसमें तो कोई करंट अभी फ्लो ही नहीं हो रही है। जब इसमें कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब इसमें तो कोई सेल्फ इंडक्शन होगा ही नहीं, पहले स्टेप में ही ये फेल हो गया है। क्योंकि पहला स्टेप तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि करंट कॉइल में है कि नहीं है। अब आपने स्विच को यहाँ पर देखिए क्लोज कर दिया है, इसका मतलब इस सर्किट में अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी और इसमें ये करंट जो होगी, स्विच क्लोज हो गया है तो इंक्रीज होगी, क्योंकि इस करंट को मैक्सिमम होना है बैटरी के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर करंट थी 0 और यहाँ पर ये करंट पहुंच जाएगी E/R। तो 0 से E/R तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम लगेगा, तब तक ये करंट इंक्रीज होगी और जब ये करंट इंक्रीज होगी तो इंड्यूस करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये करंट बढ़ रही है और इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इसका मतलब इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में आएगी। तो अब इस सर्किट की जो नेट करंट होगी, तो इस सर्किट में दो करंट चल रही हैं, एक I और एक इंड्यूस करंट II। तो नेट करंट जो आएगी इसके अंदर वो हो जाएगी मेन करंट, यह है मेन करंट माइनस इंड्यूस करंट। अब यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो चुकी है तो ये करंट कांस्टेंट बन गई है और जब ये करंट कांस्टेंट बन गई है तो इसमें अब केवल मेन करंट ही रहेगी। और ये मेन करंट ही अब नेट करंट बन जाएगी, क्योंकि इंड्यूस करंट 0 हो जाएगी। और जैसे ही आप इस स्विच को वापस ओपन करते हैं तो एक बार फिर ये मेन करंट घटेगी। मेन करंट जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, तो इंड्यूस करंट फिर आएगी और इंड्यूस करंट मेन करंट के डायरेक्शन में आएगी। ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला हम देखते हैं। पहले डायरेक्शन मैंने आपको समझा दी। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस d∅/dt, जो यहां बन जाएगा माइनस L di/dt। di/dt रेट ऑफ चेंज इन मेन करंट है। और इंड्यूस्ड करंट II, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो माइनस L/R di/dt। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है जिस कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर इस तरह से एक नोटेशन बनाया हुआ है कि अगर आपको कोई कंडक्टर इस शेप में दिखेगा तो इसका मतलब ये प्योर रेजिस्टेंस है।
इसमें इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई कंडक्टर आपको इस कॉइल के शेप में मिलेगा तो इसमें रेजिस्टेंस भी होगा और इसमें सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा। यानी कि जब कॉइल स्पाइरल शेप में होती है तो इस नोटेशन का या इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही ये होता है कि इसमें रेजिस्टेंस भी है और इसमें इंडक्टेंस भी है, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे कोई बोलता है कि ये कोई कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और इसका इंडक्टेंस मान लेता हूं मैं 5 मिली हेनरी है। इसमें मेन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। करंट 10 एम्पियर flows in the coil as shown in the direction। अब मान लेता हूं कि अचानक ये करंट इंक्रीज होने लगी एट द रेट 1 एम्पियर पर मिली सेकेंड। तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट क्या होगी इस कॉइल में। तो सबसे पहला काम यह है कि आप डी आई बाई डी टी को पहचान लें। ये होता है रेट ऑफ चेंज इन करंट, यानी कि चेंज इन करंट बाय टाइम, और ये आपको दे रखा है 1 एम्पियर पर मिली सेकेंड, यानी कि ये 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड हो गया, है ना। अब ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आप डी आई बाई डी टी को पॉजिटिव ही लेंगे। अब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पता लगाते हैं। ऊपर फॉर्मूला लिखा था माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल की जगह आपने एल की वैल्यू रखी जो 5 मिली हेनरी दिया है, तो एल की जगह तो हो गया 5 मिली हेनरी, और डी आई बाई डी टी की जगह आपने 10 की पावर 3 लगा दिया, तो ये हो जाएगा -5 वोल्ट। नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सेल का पोलरिटी। इंड्यूस करंट चाहिए आपको तो ई बाय आर से भी ला सकते हैं या -L/R डी आई बाई डी टी ला सकते हैं। तो इंड्यूस करंट ई की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पर -5, और रेजिस्टेंस भी हमें 5 दिया है, तो ये -1 एम्पियर हो गई। -1 एम्पियर का मतलब करंट 1 एम्पियर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि अगर इस कॉइल में मेन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी और ये मेन करंट जो यहाँ पर कितनी थी 10 एम्पियर थी, अगर ये कांस्टेंट रहती तो इसमें 10 एम्पियर करंट ही फ्लो होती रहती। लेकिन इसके अंदर ये करंट इंक्रीज हो रही है 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से। इस वजह से इस कॉइल के अंदर अब इस मेन करंट के साथ साथ
इंड्यूस करंट भी आएगी एक ही कॉइल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इंड्यूस करंट 1 एम्पियर होगी। तो अब इसके अंदर जो नेट करंट फ्लो हो रही होगी वो 10 माइनस 1 9 एम्पियर हो जाएगी। तो ये 9 एम्पियर में से आपको दिख रहा है कि 1 एम्पियर कम क्यों हो गई। ये तो मेन करंट है और ये वाला पार्ट इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस करंट तभी आती है जब मेन करंट में चेंज होता है। आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए ईमानदारी से, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो अगर आप पूछें कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसने तो करंट को कम और कर दिया सेल्फ इंडक्टेंस का। तो सेल्फ इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो कॉइल होती है ये अपोज करती है द चेंज इन करंट, चेंज इन इट्स ओन करंट, अपने खुद की करंट में चेंज का ये अपोज करती है। ये चाहता है कि करंट कांस्टेंट ही रहे। और अपोज करने की प्रॉपर्टी को मैकेनिक्स में हम इनर्शिया कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया मान सकते हैं। यानी कि मैकेनिक्स में जो रोल इनर्शिया का होता है, यानी कि मास का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वही रोल सेल्फ इंडक्टेंस का होता है। अपोज करने की प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर हम मोटी मोटी बात करें कि अगर किसी कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है, किसी कॉइल में अगर सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी जो करंट होगी उस करंट में चेंज आराम से हो जाएगा। यानी कि इंस्टेंटेनियसली वो मैक्सिमम हो जाएगी और इंस्टेंटेनियसली ही वो मैक्सिमम से जीरो हो जाएगी। यानी कि उसको बढ़ने में या घटने में किसी भी अपोज का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है तो ये प्रॉपर्टी अपोज करती है करंट के ग्रोथ होने का भी और करंट के डिके होने का भी। ना ये करंट को ग्रो करने देगा और ना ही ये करंट को खत्म करने देगा, मतलब डिके होने देगा। तो अच्छा कारण, मतलब अच्छा प्रॉपर्टी ये है कि वो करंट को डिके होने से रोकता भी है। तो वो चाहता है कि कांस्टेंट करंट ही फ्लो होती रहे। और ऐसी प्रॉपर्टी हम, आपको पता होगा कि स्टेबलाइजर में हम काम में लेते हैं जिसमें हम कांस्टेंट करंट की जरूरत होती है। तो वो डिवाइस जिनमें हमें कांस्टेंट करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को
यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड वेयर कांस्टेंट करंट इज रिक्वायर्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर, और जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पर आपने स्विच को ऑन किया तो ये करंट तुरंत मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ये, तो इसमें करंट तुरंत मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी कॉइल में इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है और आपने इसका स्विच अगर ऑन कर दिया तो इसकी करंट को ग्रो होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस करंट को ग्रो होने नहीं देगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि ये ई है बैटरी का ईएमएफ, तो करंट तो इसमें ई बाय आर तुरंत पहुंच जाएगी। इसमें भी ये ई है, सेल्फ इंडक्टेंस एल और रेजिस्टेंस इसका आर है, तो इसमें भी मैक्सिमम करंट तो ई बाय आर ही होगी, लेकिन इसे मैक्सिमम होने में टाइम लगेगा। और ये करंट इस तरह से ग्रो होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम करंट इसमें भी ई बाय आर ही होगी, लेकिन मैक्सिमम करंट होने में इसमें टाइम लगेगा, जबकि इसमें करंट, अब आप कहोगे सर जब ये करंट मैक्सिमम नहीं थी, इसका मतलब बहुत सारे टाइम ऐसे भी थे जिसमें ये करंट मैक्सिमम नहीं थी, उस समय इंड्यूस करंट फ्लो हो रही थी। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूं, यहां पर इसमें तो कोई इंड्यूस करंट है ही नहीं, लेकिन इसमें ओ से लेकर के ए तक इंड्यूस करंट भी फ्लो हो रही है, जो कि मेन करंट को बढ़ने नहीं दे रही। लेकिन ए से बी के बाद में आप देख रहे हैं कि इंड्यूस करंट 0 हो गई है, तभी तो मेन करंट मैक्सिमम हो गई है। अगर ये अभी भी फ्लो हो रही होती तो ये करंट को मैक्सिमम नहीं होने देती। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि ये अपने कॉइल में जो करंट फ्लो होती है उसमें होने वाले चेंज का ये क्या करता है, अपोज करता है। कुछ एक क्वेश्चंस और देखते हैं हम। इन अ कॉइल ऑफ L equal to 5 Henry and resistance equal to 5 ohm, current flows which is given by I equal to 10t square minus 5t. Find out induced EMF at t equal to 1 second, induced current at t equal to 2 second. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप सबसे पहले di/dt कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर दे रखा है आपको 10t स्क्वायर माइनस 5t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो 20t माइनस 5 हो जाएगा। आप चाहें तो यही टाइम भी रख लें, एक बार टाइम 1 सेकंड रखना है। उस केस में di/dt की वैल्यू आ रही है
t की जगह 1 रखेंगे आप तो 15, फिर आप t बराबर 2 रखेंगे, तो इस केस में di/dt की वैल्यू t की जगह 2 रखने पर 22 जा 40 माइनस 5 35। बस अब यहां से आप क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल di/dt, एल की जगह 5 और di/dt की जगह 15, t बराबर 1 पे पूछा है, 15 5 जा 75 वोल्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा आपसे इंड्यूस करंट पूछा है, माइनस एल बाई आर di/dt लगा सकते हैं, एल की जगह 5, आर की जगह 5 और di/dt आपको t बराबर 2 पे लेना है, तो ये आ जाएगा माइनस 35 एम्पीयर। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सेल्फ इंडक्टेंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट पता लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। इसका थर्ड पार्ट जो होता है मैंने आपको बताया था वो आरएल सर्किट का था। सर्किट आरएल जो होता है, आरएल सर्किट के अंदर आर जो होता है वो सर्किट के रेजिस्टिव पार्ट को बताता है। रेजिस्टिव पार्ट का मतलब रेजिस्टेंस तो वो होता है जो करंट फ्लो का अपोज करता है, और एल जो पार्ट है वो उसका इंडक्टिव पार्ट बताता है। इंडक्टिव पार्ट जो है वो अपोज करता है करंट में चेंज का। ठीक है ना। आरएल सर्किट जो होता है जिसमें हम करंट का बिहेवियर पढ़ते हैं, आरएल सर्किट दो कंडीशंस में पढ़ा जाता है, इसकी स्टडी दो कंडीशन में की जाती है। नंबर 1 ग्रोथ ऑफ करंट या ग्रोथ सर्किट। आरएल सर्किट जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो डीसी सर्किट है, तो इस सर्किट में आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा, एक इंडक्टेंस दिखेगा, एक ईएमएफ का सोर्स यानी कि बैटरी दिखेगी और एक आपको स्विच दिखेगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिके, जिसमें करंट का डिके हो रहा होगा। तो डीसी सर्किट है, करंट का डिके होने का मतलब है कि आप सोर्स को रिमूव कीजिए तो इसमें आपको आर एल और केवल स्विच दिखेगा। इसमें आपको बैटरी को रिमूव करना होगा ताकि सर्किट में करंट डिके होना शुरू हो जाए। तो पहले हम देखते हैं ग्रोथ। तो ये रेजिस्टेंस है आर, ये होगा एल, यहां पर लगी होगी बैटरी और यहां पर होगा स्विच। ठीक है ना। जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करने का मतलब क्लोज होता है, तो सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज होती है जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगी, और ये इंड्यूस करंट बैटरी वाली करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए नेट करंट जो आएगी वो कम हो जाएगी मैक्सिमम करंट से।
तो स्विच को ऑन करने के बाद में आप देखते हैं कि करंट का ग्रो इसमें कैसे होता है। ठीक है, जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे अगर एल नहीं होता तो बैटरी की जो करंट होती, जो करंट बैटरी प्रोवाइड करती है वो तो E/R है, और यही मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, क्योंकि बैटरी अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर करंट ला पाएगी। लेकिन इंड्यूस करंट होने की वजह से तो आप देख रहे हैं कि सर्किट के अंदर मेन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि स्विच ऑन होने पर ये करंट बढ़ रही है। तो नेट करंट जो सर्किट में फ्लो होगी I, वो होगी E/R 1 माइनस E⁻ RT/L। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखनी है, क्योंकि आप वहां बैठ कर डिराइव नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ में अगर मैं इस करंट को अब एक्सपेंड करूं वापस इसके अलग अलग पार्ट्स में, तो मैं देखता हूं कि इस करंट में कौन कौन से पार्ट मुझे दिख रहे हैं। तो आप देखिए ध्यान से, तो ये I बराबर एक्सपेंड करने पर E/R माइनस E/R E⁻ RT/L। अब ये कौन सी करंट है? ये करंट वो है जो बैटरी दे रही है। और ये करंट कौन सी है? ये करंट है जो वो इंड्यूस करंट है, और ये है नेट करंट। आप कहेंगे सर ये खत्म कब हो जाएगा? तो जैसा हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ टाइम के बाद में सेल्फ इंडक्टेंस का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो करंट मैक्सिमम हो जाती है। हमने इस ग्राफ में दिखाया था कंपैरिजन में कि जिस कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है उसमें करंट को ग्रो होने में टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली करंट ग्रो होकर तो E/R तक ही पहुंचेगी, है ना। करंट से ज़्यादा तो पहुंच नहीं सकती है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि t इक्वल टू इनफाइनाइट रखने पर E जो होता है, जिसे हम एक्सपोनेंट कोफिशिएंट कहते हैं, मैं आपको E के बारे में बता देता हूं यहां पर। E का मतलब यानी E जो एक्सपोनेंट कोफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.718। E की पावर 0 का मतलब अगर ये 0 है तो 1। E की पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट। E की पावर माइनस इनफाइनाइट मीन्स 0, है ना। और 1/E यानी 1/2.7, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.37 इसकी वैल्यू होती है। तो अगर आप देखेंगे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जब आपने स्विच को लगा दिया, उसके बहुत देर बाद का मतलब तो यही है कि t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जब t इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस समय ये करंट कितनी हो जाएगी? t इक्वल टू इनफाइनाइट होने पर ये करंट कितनी हो जाएगी, जरा हम देखें यहां पर। क्योंकि करंट की इक्वेशन आ रही है E/R 1 माइनस E⁻ RT/L, और आपने इसमें t की जगह इनफाइनाइट रख दिया है।
तब ये करंट बन जाएगी E बाय R 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी की जगह इनफाइनाइट, तो मतलब माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 0, तब ये करंट बन जाएगी E बाय R। और ये करंट बैटरी की करंट के बराबर हो गई, इसका मतलब अब इसके अंदर कोई इंड्यूस करंट नहीं रही। इसका मतलब इंड्यूस करंट का इफेक्ट यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो इंड्यूस करंट का आपको ये फॉर्मूला या मेन करंट का आपको फॉर्मूला अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। नेट करंट आप याद रखिएगा E बाय R 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाय एल, ठीक है। अब अगर आपको पोटेंशियल चाहिए कि रेजिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो आप जानते हो वी आर बराबर होता है आई आर। आई की जगह आप वैल्यू रखेंगे वही ई बाय आर 1 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आर से, तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर बराबर हो जाएगा ई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाय एल। दो एलिमेंट थे, अगर आपको वी एल चाहिए तो आप देखें ध्यान से यहां पर, एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम पर इस पर पोटेंशियल वी आर, इस पर वी एल, तो दोनों का पोटेंशियल मिल करके तो ई ही होगा, तो ये वी एल बराबर आ जाएगा। अब आप इसमें वी आर की वैल्यू यहां लाके पुट कर देंगे, तो वी एल बराबर हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। वैसे इसका जो मैग्नीट्यूड बनता है वही इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होता है। अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। आप इस करंट का डी आई बाई डी टी करें अगर, क्योंकि आई बराबर हमारे पास में था ई बाय आर माइनस ई बाय आर ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। अगर आपने इसका डी आई बाई डी टी किया तो उसका वैल्यू यही आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो इसमें आपको तीन ग्रोथ ऑफ सर्किट में आपको तीन इक्वेशंस याद करनी है। ग्रोथ ऑफ करंट में पहला है करंट के लिए, और वो है ई बाय आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। दूसरा है पोटेंशियल एट रेजिस्टेंस, ई इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। और तीसरा है वी एल ई टू दी पावर माइनस आर टी एल, और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है। अगर आपको इंड्यूस्ड करंट चाहिए स्पेशली, तो वो हो जाएगा ई बाय आर ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। आपको बताया था मैंने, जब आप इस करंट को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें जो आगे जो करंट लिखा हुआ पार्ट है, दिस इज द करंट फ्रॉम द बैटरी, मेन करंट, एंड दिस इज द इंड्यूस करंट, और ये सर्किट की नेट करंट। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, साथ में हम सर्किट में करंट का डीके भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सब इक्वेशंस याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर 2-3 बार देखिएगा, बीच में जहाँ भी आपको लगे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाएंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो बाय।